हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसी को ही आगे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स हमने पहले पढ़ लिए थे कि प्योर मिक्सचर क्या होता है, सॉरी प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। साथ में पढ़ लिया था कि होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल देख लिए थे। साथ में सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन भी हमने पढ़ लिया था। तो लास्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार आप देख भी लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमने पढ़ लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो सॉल्यूशन अगर हम कहें कि आप सॉल्यूशन किसे कहेंगे, एक होमोजेनस मिक्सचर को या एक हेटेरोजेनस मिक्सचर को? तो हम जो है सॉल्यूशन कहेंगे एक होमोजीनस मिक्सचर को। ठीक है, जो क्या है होमोजीनियसली, यानी कि जो होमोजीनस मिक्सचर है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे अगर हम इस लेमनेड की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या है, एक लेमन जूस ही तो है ना। नींबू का रस है, इसमें वाटर है, शुगर है और सॉल्ट है। तो सारे कंपोनेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्या आपको सारे कंपोनेंट अलग अलग दिख रहे हैं? कहीं पर चीनी या कहीं पर नमक या कहीं पर नींबू का रस अलग, कहीं पर पानी अलग, क्या आपको ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। इस वजह से ये क्या कहलाए जाएंगे, होमोजेनस मिक्सचर कहलाया जाएगा, पहली चीज। और दूसरा, होमोजेनस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें एक ही हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो फिर हमने बात की थी, जैसे ये ब्रास है, तो ब्रास क्या है, एक तरह का एलॉय है, किसका, मेटल मेटल का। दो मेटल मिलकर के बनाते हैं एक अलॉय, तो इसका नाम है ब्रास। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो अलॉय है, अलॉय में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि है तो ये सॉलिड। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे कि जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, जैसे लेमनेड तो लिक्विड सॉल्यूशन है, वो सॉलिड भी हो सकता है जैसे कि ये ब्रास है यानी कि अलॉय है। ठीक है, क्या गैसियस भी हो सकता है? तो हाँ, गैसियस भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल है एयर। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जो सॉल्यूशन है वो जो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है वो होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसे घोला जाता है और इसकी मात्रा कम होती है, जबकि सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है। और सॉल्यूट वो होता है जिसे घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्वेंट की अगर हम मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, यानी कि हमेशा ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि सॉल्यूट जो है लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। फिर हमने बात की थी कुछ एग्जांपल्स की, तो कई सारे एग्जांपल है हमारे पास। जैसे आप देखो, ये टिंचर आयोडीन है, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा एयर है, सोडा वाटर है, या हम एरिएटेड ड्रिंक्स जिसे कहते हैं। तो ये सभी क्या है, मिक्सचर है। अब देखो, कुछ सॉलिड मिक्सचर है लिक्विड में, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में लिक्विड में डाला जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड। जैसे कि आप देखो, नमक सॉलिड है और उसे पानी में मिला दो, पानी क्या है, लिक्विड, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड डाला जा रहा है। ठीक है, वही अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे सॉलिड इन सॉलिड भी होता है क्या, वही सॉल्यूशन। हाँ, जैसे एलॉयज है तो वो सॉलिड और सॉलिड का ही तो सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लो अलॉय हमारे पास जिंक और टिन का अलॉय है। ठीक है, जिंक और कॉपर का अलॉय है। ठीक है, अलग अलग मेटल का मान लो अलॉय है हमारे पास, तो वो सॉलिड है, दोनों क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो दोनों सॉलिड स्टेट में, तो यानी कि सॉलिड इन सॉलिड कहेंगे हम इसे। ठीक है, चलो क्लियर। फिर हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद हमें सस्पेंशन पढ़ना है, हमें कोलॉइड पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। ठीक है, तो चलो एक बार इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो। सबसे पहली सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है, स्मॉलर पार्टिकल्स, पहली प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। लाइट को स्कैटर क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि विजिबल नहीं होते, नॉट विजिबल।
यानी कि नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते। इसी वजह से यहाँ पर लाइट भी क्या करती, स्कैटर नहीं करती। तो लाइट की यहाँ पर स्कैटरिंग भी नहीं होती। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम बात करें कि इनको जो है फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि फिल्ट्रेशन टेक्निक द्वारा इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, चलो देखो। तो चलो, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना, इनको एक बार समझते हैं। तो हमने क्या बात की कि हमने लिया है एक बीकर में हमने लिया है वाटर, ठीक है, यानी कि पानी, और पानी में हमने डाल दिया है 1 चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक। ठीक है, अब इसको हमने अच्छे से घोल दिया है। ठीक है, अब आपको क्या दिखेगा, अब आपको एक क्लियर लिक्विड दिखेगा। क्या आपको उसमें नमक दिखाई देगा? हालांकि आपने नमक डाला हुआ है, लेकिन नमक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जो क्या बनाता है इसे, जो बनाता है इसे एक होमोजीनस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा। पहली चीज हो गई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दूसरा है, इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसलिए तो दिखाई नहीं दे रही है ना। ये जो सॉल्ट है, जो घुल गए हैं इसके पार्टिकल्स, तो दिखाई नहीं दे रहे ना आपको। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल आर स्मॉलर देन 1 nm, तो 1 नैनोमीटर से ज्यादा स्मॉलर इसके पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इन्हें नग्न आंखों से देखना इम्पॉसिबल है, यानी कि देखा ही नहीं जा सकता नग्न आंखों से। दूसरी चीज ये होगी। पहली चीज तो ये कि होमोजीनस है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि सारे पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए भी होमोजीनस है। दूसरा हमने कहा कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, अभी आप देख पा रहे हो क्या नमक के पार्टिकल्स? नहीं देख पाओगे ना। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, इस वजह से नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे। अब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसकी एक और, इससे क्या होगा, ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे लाइट आएगी तो उसको ये क्या नहीं करेंगे, ऐसे बिखेरेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें लाइट का जो पाथ है, रास्ता है, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पर, इनका साइज छोटे होने की वजह से ये स्कैटरिंग नहीं करेंगे, और पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। तो ना तो हमें इसमें जो है पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ना ही हमें यहाँ पर लाइट का पाथ दिखाई देगा। ठीक है, चलो 3-4 हमने पॉइंट पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनको हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। अब फिल्ट्रेशन टेक्निक में सेपरेशन कैसे करते हैं, देखो, अगर हम इस तरीके से लैबोरेटरी में करते हैं तो ऐसा कुछ सेटअप लगाते हैं। इस सेटअप में ये हमारा है फनल, ठीक है, ये हमारा फनल है, और नीचे हमने लगाया है कोई बीकर या कंटेनर। ठीक है, ये हमें फनल को इससे होल्ड किया हुआ है। ठीक है, फनल को इससे हमने होल्ड किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस फनल में लगाते हैं एक फिल्टर पेपर। इस तरीके से फिल्टर पेपर ऐसा होता है। ठीक है, फिर इसको इस तरफ फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा होगा। फिर इसे जो है इधर की तरफ को फोल्ड कर देंगे, जिससे कि ये प्रॉपर कोन शेप बन जाएगा यहाँ पर। अब इस कोन शेप को पुट करेंगे हम इस ये जो फनल है, फनल के ऊपर। ठीक है, जो कोन शेप का फिल्टर पेपर है, इसे फनल में लगा देंगे इस तरीके से। अब ये जो सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है, इसे डाल देंगे यहाँ पर फनल में, जिसमें फिल्टर पेपर लगा हुआ है। अब आप क्या देखोगे कि फिल्टर पेपर जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है ना, दोनों को फिल्टर करेगा। लेकिन वो करता क्या है, पूरा जो, जैसा हमने सॉल्ट वाटर ऊपर से डाला था, वैसा ही सॉल्ट वाटर जो है नीचे आ जाता है। तो नीचे जो सॉल्यूशन इकट्ठा होता है, वो भी क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ही है। ऊपर कोई रेजिड्यू ऊपर कोई भी रेजिड्यू नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं और पानी में इस तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं, और इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल हैं कि वो फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किए जा सकते। वो उससे भी क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, उसको जो है फिल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसे सेपरेट ही नहीं किया जा सकता। सेपरेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अलग अलग टेक्निक है। जैसे इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन से इसे सेपरेट नहीं किया जाता। ठीक है, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो एक ही रीजन है, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। क्लियर है इतना? अब एक और हमारे पास प्रॉपर्टी आती है
जो कि है ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं यानी कि स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी होने का मतलब क्या है कि देखो जब हम इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दें 1 घंटे के लिए, मान लो 1 आवर, ठीक है 1 आवर, 1 घंटे के लिए हमने इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, चलो छोड़ दिया। अब आप क्या देखोगे, क्या 1 घंटे के बाद नमक नीचे तले पर बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर रहेगा? क्या ऐसा होता है? क्या आपने ऐसा देखा है होता हुआ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो नमक घुला हुआ है पानी में वो घुला ही रहता है। 1 घंटे बाद भी हमें जो सॉल्यूशन है वो ऐसा ही मिलने वाला है, नमक अलग नहीं होगा, इसमें सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, स्टेबल कहा जाता है। ठीक है, स्थायी कहा जाता है, जिसमें जैसा हमारा मिक्सचर जैसा हमने बनाया है वैसा का वैसा ही है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे अगर मान लो हमने मिट्टी और पानी का एक सॉल्यूशन बनाया, मिट्टी को पानी में घोला, पहले तो वो घुलेगी नहीं। ठीक है, मिट्टी के कण जो है ऊपर भी रहेंगे कुछ नीचे भी रहेंगे, लेकिन मिट्टी और पानी के सॉल्यूशन को जब हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो क्या देखते हैं, सारी मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी पानी ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे अनस्टेबल। ठीक है, क्या कहेंगे, अनस्टेबल, अस्थायी है। जबकि जो है सॉल्ट वाटर का ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो है स्टेबल यानी कि स्थायी है। ठीक है, सॉल्ट अलग नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो स्थायी हैं वो उन्हें सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। क्लियर है इतना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपने लेक्चर को यहीं पर ही एंड किया था। तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से देख ली हैं, अच्छे से समझ ली हैं और आपको समझ में भी आई होंगी। अब बच्चों जब हम दूसरे जैसे हम सस्पेंशन या कोलॉइड पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन की इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज से रिलेट करके ही उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम ऐसे पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन तो स्टेबल होता है, अब हमें बताना है सस्पेंशन स्टेबल होता है या नहीं होता, कोलॉइड जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है या नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके ही हम पढ़ेंगे। तो इसको पहले आप नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते। तो यहाँ पर 3-4 चीजें जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे लाइट स्कैटरिंग नहीं होती, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता और स्टेबल ये नहीं होता। बाकी साइज में स्मॉल होता है, ये हमें पहले से पता है, देख नहीं सकते ये भी हमें पता है, और होमोजीनस तो ये है, ये भी हमें पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। अब देखो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उनकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है और होती ही है। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पर आप देखो कॉपर सल्फेट को हमने पानी में घोल दिया है, डिजोल्व किया है, ठीक है, इसका कलर ऐसा है। जब हम ज्यादा कॉपर सल्फेट को घोल सकते हैं तो इसका कलर और ज्यादा क्या हो जाएगा, और ज्यादा डार्क हो जाएगा, और डालेंगे तो और ज्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या है, हमने अपने हिसाब से क्या डाला है, जो सॉल्यूट है वो डाला है सॉल्वेंट में। अगला है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अ सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। तो अब देखो सॉल्यूट की जैसे हमने अभी बात की कि यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट है, इसको वाटर में डिजोल्व किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने और कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व कर लिया, तो इसे ज्यादा डिजोल्व करने से क्या हो रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अमाउंट पर यानी कि अमाउंट पर ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट के आधार पर, जो हमारा सॉल्यूट होता है उसके अमाउंट के आधार पर सॉल्यूशन को जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होते हैं कंसंट्रेटेड और एक होते हैं सैचुरेटेड। देखो कंसंट्रेटेड वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो ये वाला है, तो इसमें सॉल्यूट की जो मात्रा है वो ज्यादा है। तो ये कैसा होगा, जैसे आपने एसिड में पढ़ा होगा, हम कहते हैं ना, जैसे एसिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक है हमारे पास HCl, डिल डिल यानी कि डाइल्यूट HCl, और एक है हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ये भी HCl ही है और ये भी HCl ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो HCl है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डाइल्यूट होता है सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होते हैं,
जो कंसंट्रेटेड होता है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, और जो सैचुरेटेड होता है तो सैचुरेटेड में सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज्यादा, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल इतने होते हैं कि अब हम उसमें कोई और पार्टिकल नहीं डाल सकते, तो उसे कहेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा समझते हैं। दीज आर कंपेरेटिव टर्म्स, तो ये कंपेरेटिव टर्म्स हैं, जैसे कि हमने देख लिया है। जैसे अ सॉल्यूशन विद फ्यू कॉपर सल्फेट इज डाइल्यूट, देखिए जिसमें कम कॉपर सल्फेट है वो क्या है, डाइल्यूट है। और अगर इसकी क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो ये कैसा बन जाता है, कंसंट्रेटेड बन जाता है। तो जैसे कि आप देखो, ये हम कहेंगे, इसको कहेंगे ये डाइल्यूट है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट कम है, इसी वजह से कलर भी क्या है, थोड़ा हल्का हल्का है। तो इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट ज्यादा है, मोर भी लिखा हुआ है कि और कॉपर सल्फेट हमने डाला है, तो इस वजह से इसका कलर कैसा आ रहा है, डार्क ब्लू आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास है कंसंट्रेटेड और ये है डाइल्यूटेड। और अगर इसमें ये जो कंसंट्रेटेड वाला है इसमें हम और कॉपर सल्फेट डाल दें, इतना डाल दें कि अब और ज्यादा कॉपर सल्फेट डिसॉल्व नहीं होगा, तो उस पॉइंट को कहेंगे कि ये कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया हमने, बीकर में हमने डाला वाटर और हमने डाला है 1 चम्मच नमक। ठीक है, 1 चम्मच नमक। फिर दूसरा बीकर लिया, या मान लो इसी बीकर में अब हमने डाला इसमें 4 चम्मच नमक। ठीक है, उसको घोला, वो भी घोल गया। अब हमने एक और चम्मच नमक डाला, अब इसके बाद कोई और नमक नहीं घुल सकता। तो ये वाला जब हमने 1 चम्मच नमक डाला था तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब हमने इसमें और नमक ऐड करा, नमक के पार्टिकल्स बढ़ गए, यानी कि सॉल्यूट बढ़ गया, यानी कि अब ये बन गया हमारा कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब हमने इसमें और नमक डाला, इतना डाल दिया कि अब और ज्यादा नमक इसमें नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इसकी भी तो एक क्षमता है ना, एक टाइम तक ये क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है ये वाटर जो है। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा डालेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं करेगा, यहाँ पर हमें क्रिस्टल बनेंगे फिर। ठीक है, वो और ज्यादा नहीं घुलेगा, मतलब एज इट इज हमें दिखेगा सॉल्ट। ठीक है, तो जब वो पॉइंट आ जाएगा, जब इसके बाद और ज्यादा सॉल्ट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, उस पॉइंट को कहेंगे सैचुरेटेड। क्लियर है इतना? चलो, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, सैचुरेटेड, इसके अलावा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ठीक है, डाइल्यूट, कंसंट्रेट और सैचुरेटेड। क्लियर है? चलो नोट करो आप इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, टेक 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। तो 2 बीकर लेने हैं, दोनों बीकर में हमें लेना है 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, चलो, एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूअस स्टिरिंग। अब हमें क्या करना है, एक बीकर में तो हमें नमक डालना है, ठीक है, और एक बीकर में हमें चीनी या हमें बेरियम क्लोराइड डालना है। ठीक है, और उनको क्या करते रहना है, स्टिर करते रहना है, यानी कि घुमाते रहना है, हिलाते रहना है, ताकि वो डिसॉल्व होते रहे। ठीक है, when no more solute can dissolve, heat the contents of the breaker to raise the temperature by about beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं और एक में शुगर डाल रहे हैं। ठीक है, उनको कंटिन्यू स्टिर भी कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा जब और ज्यादा शुगर या और ज्यादा सॉल्ट हम इन बीकर में क्या नहीं कर पाएंगे, डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब ये क्या हो चुका है, कंप्लीटली सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसमें और शुगर या जो भी है हमारा और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस सॉल्यूशन को हीट। ठीक है, तो जैसे ही हम शुगर सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें और ज्यादा जो सॉल्यूट है उसको हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमें हीट करने के बाद सॉल्यूट फिर से डालना है। एज द टेम्परेचर राइजेस मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। अब यहाँ से हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि घुलनशीलता भी बढ़ जाती है। यानी कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी पर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे तो आप ये घर में भी ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक पैन लेना है या कोई भी आप कंटेनर ले सकते हो। उस कंटेनर में आपको डालना है पानी और पानी में डाल देना है नमक। ठीक है, मान लो आपने 50 ml पानी डाला। ठीक है, तो
50 ml पानी में आप 2 चम्मच नमक डालोगे वो घुल जाएगा, 3 चम्मच डालोगे वो भी घुल जाएगा, 4 चम्मच डालोगे, अब जो है सॉल्यूशन जो है थोड़ा सैचुरेटेड होने लगेगा। ठीक है, मान लो 5 चम्मच आपने नमक डाले हैं, अब इसके बाद और नमक नहीं घुलेगा। तो जब आप 6वां चम्मच नमक डालोगे तो आप क्या देखोगे, जो कंटेनर आपने लिया है अब उसमें नमक और नहीं घुलेगा, नमक के अब जो दाने हैं आपको नीचे दिखेंगे। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको नीचे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप कर लो इस सॉल्यूशन को हीट, ये जो नमक पानी वाला सॉल्यूशन था, अब आप क्या करोगे, इसे हीट करोगे। तो जैसे ही आप हीट करोगे, हीट करने का मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाना सिंपली। तो जब आप इसे हीट करोगे तो आप देखोगे कि आप इसमें और नमक भी अब ऐड कर सकते हो, वो वाला नमक भी घुल जाएगा, और नमक भी आप इसमें डालोगे तो वो भी घुल जाएगा। यानी कि पहले इसकी घुलनशीलता थी सिर्फ 5 चम्मच नमक घोलने की, लेकिन जब आपने इसको हीट दिया है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया है, तब जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, ये 8-9 चम्मच को भी ये अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, यानी कि सिंपली हुआ क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। अच्छा, ये हर केसेस में क्या होता है कि हर केसेस में, तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि हर केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो ज्यादातर अभी फिलहाल जो भी हम पढ़ेंगे उसमें तो ये यही होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ेगा, कई केसेस में टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपनी लैबोरेटरीज में, जब आप क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, तो वहां पर आप देखोगे कई सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, जब तक हम उन्हें क्या करते हैं, जब तक वो रूम टेम्परेचर में या कोल्ड वाटर के साथ उन्हें जब हम मिलाते हैं तो वो अच्छे से घुलते नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें हीट करते हैं तो वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझना था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना, नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर इतना तो हम समझ गए कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कैसे और क्यों। देखो, कैसे बढ़ती है वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये तो सब समझ ही गए हैं हम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी कैसे। अब देखो, टेम्परेचर को बढ़ाने से ऐसा क्या हो रहा है, पानी मतलब सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने पानी लिया है तो पानी सॉल्वेंट है, तो ऐसा क्या हो रहा है, पानी भी वही है, यानी कि सॉल्वेंट भी वही है, सॉलिड भी वही है। तो ऐसा क्या हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से कि जो और ज्यादा सॉल्यूट को हम इसमें घोल पा रहे हैं, यानी कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी वो बढ़ जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है, तो ऐसा ये होता है बच्चों, देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इसमें सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट है वाटर, तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट की, अब सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाती है कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, हिट करते हैं। किसके पार्टिकल्स को, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं इसमें सॉल्वेंट है वाटर और सॉल्यूट है NaCl, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हिट करते हैं। ठीक है, बहुत जोर से उन पर क्या करते हैं, हिट करते हैं, जिस वजह से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो डिसॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, तो चलो, तो समझ में भी आ गया कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, चलो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो देखो अभी हमने बात भी की कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होगा, जब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अनसैचुरेटेड कौन सा है, अभी हम इसमें कितने भी सॉल्यूट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, वो हमारा अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, चलो, अगर हम बात करें कि दोनों में से सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा किसमें होंगे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको पता होगा कि सैचुरेटेड में सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब ही है कि अभी कैसा है ये सॉल्यूशन, अभी इसमें हमने सॉल्यूट के पार्टिकल कम डाले हैं इसीलिए अनसैचुरेटेड है। क्या अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट ऐड करते रहेंगे, डिसॉल्व करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम रीड करते हैं, इट इज अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है एक गिवन टेम्परेचर पर, उसे हम कहेंगे
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व एट दैट टेम्परेचर। अब इसके बाद जो है और सॉल्यूट हम इसमें डिजोल्व नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? चलो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। अब इस जो अमाउंट है सॉल्यूट पार्टिकल्स की सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इस टेम्परेचर पर, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता, यानी कि सॉल्यूट में कितने सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमने घोले हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो क्या हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड स्लोली, तो चलो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉल्युबिलिटी बढ़ा दिया, अब हमने उसको पूरा और ज्यादा घोल दिया, अब वो वाला भी क्या बन चुका है। जब हम हीट बढ़ा रहे हैं तभी भी उसके बाद जब सॉल्यूशन क्या बन गया, उसके बाद भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया कि अब हम इसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तब अगर हम इस सॉल्यूशन को कूल करते हैं स्लोली, तो सम सॉल्यूट में क्रिस्टलाइज आउट एज द सॉल्यूशन कैपेसिटी टू होल्ड सॉल्यूट डिक्रीजेस। अब क्या होगा, जैसे कि हमने अभी पहले भी बात की थी कि जब हमें किसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, मान लो ये पहले सैचुरेटेड है, अब हमें इसकी सॉल्युबिलिटी को और बढ़ाना है, यानी कि और ज्यादा सॉल्यूट को इसमें घोलना है, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर भी एक टाइम तक ही हम उसमें सॉल्यूट को घोल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई, अब हमने इसमें और सॉल्यूट डाल दिया, अब फिर से क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा अब ये सैचुरेटेड बन जाएगा, अब और सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये जो हमने बनाया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये गर्म होगा। ठीक है, अगर हम इसको कूल होने दें, जब ये स्लोली कूल होगा तो क्या होता है, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल्स क्यों बनते हैं, क्रिस्टल्स इसीलिए बनते हैं कि ठंडा होने के बाद जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन है, उसकी सॉल्यूट पार्टिकल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इस वजह से हमें क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो, डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। अब अलग अलग सब्सटेंस की, या हम कहें अलग अलग सॉल्वेंट की अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती हैं। ठीक है, और अलग एक ही टेम्परेचर पर, मान लो हमने कोई टेम्परेचर फिक्स किया है, ठीक है, उसमें किसी सॉल्वेंट में हम अलग अलग सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो उनकी जो घुलनशीलता होती है वो भी अलग अलग, मान लो सॉल्ट की अलग है, ठीक है, कॉपर सल्फेट की अलग है, तो ऐसे ही अलग अलग जो है सब्सटेंसेस, उनकी जो सॉल्युबिलिटीज हैं वो भी अलग अलग ही है। क्लियर है इतना? तो ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है और बहुत इजी टॉपिक भी है अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।